नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सैनी आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का एक और टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है लेसन नंबर 20 अध्याय 20 बायो एनर्जी, यानी कि जो जैव ऊर्जा है। यानी कि हम मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे इसके अंदर? बायो एनर्जी की। ठीक है, जैव ऊर्जा की हम मुख्य रूप से बात करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जैव ऊर्जा हम किसे कहेंगे। इसको देखो, कंसेप्ट बेस ये थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटली या नॉर्मल से बात की जाए तो पर्यावरण के रिलेटेड अपने को जानकारी मिलती है जैव ऊर्जा के अंतर्गत। उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने प्रकृति के अंदर दो प्रकार के मुख्य जो स्रोत पाए जाते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? देखो, एक तो होता है अनवीनीकरणीय स्रोत और एक होता है नवीनीकरणीय स्रोत। अनवीनीकरणीय तथा नवीनीकरणीय स्रोत। अब इन दोनों के बारे में जानकारी लेने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रकृति में किस प्रकार की चीजें पाई जाती है, किस काम का खपत होता है। तो आप सभी को पता है कि मुख्य प्रकार से जो हम दैनिक जीवन के अंदर जिस किसी भी प्राकृतिक चीज का उपयोग करते हैं, वह प्राकृतिक चीज क्या होती है? निरंतर उसका खपत होता रहता है। निरंतर खपत का मतलब क्या है कि उसके अंदर दिन ब दिन उसकी मात्रा में उसकी जो प्रतिशत कमी होती रहती है। मान लीजिए कि आप जल की ही बात कर लीजिए। जल एक प्राकृतिक स्रोत है। अगर जल का बार बार अनुपयोग करेंगे, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, अच्छे से उसका सदुपयोग करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको संचय नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो वाटर है उसका प्रकृति के ऊपर उसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आप बोल रहे होगे सर वाटर का लेवल तो बहुत ज्यादा है, चारों तरफ सी वाटर है, वाटर ही वाटर है। मेरे कहने का मतलब है कि जो काम में या मुख्य रूप से पेयजल जिसको हम काम में ले सकते हैं या हम उसको पीने के लिए काम में ले सकते हैं, मुख्य रूप से पेयजल की मात्रा बहुत कम है। जो सी वाटर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खारा है, मतलब कि उस लवणीय ज्यादा है। लवणीय ज्यादा होने की वजह से उसका हम उपयोग दैनिक जीवन में नहीं कर सकते, तो उपयोगी वाटर की कमी हो जाती है। इसलिए उसको जरूर रूप से अपने को अपनाना चाहिए। और मानव के अंदर प्राकृतिक ऊर्जा के लिए बहुत कम विचार आजकल देखने को मिलते हैं। देखिए, आजकल के आज के दौर में आपने को पता है कि बिजली की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा भी, अपनी जो गवर्नमेंट्स होती है उनके द्वारा भी अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर चले, चाहे वो पवन ऊर्जा को लेकर चले, चाहे वो मुख्य रूप से हम बात करें कि एनर्जी को स्टोर करने को है, पानी को स्टोर करने के लिए है, या सूर्य के प्रकाश को स्टोर करके उसको सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, सोलर ऊर्जा को भी उपयोग करें बिजली बनाने हेतु, या अन्य प्रकार के जो मिट्टी का संरक्षण है, कुछ ऐसी बहुउपयोगी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे खनिज वगैरह, उन सबको भी स्टोर करने के लिए सरकार बहुत प्रकार के प्रयास करती है। तो हम पढ़ते हैं कि देखिए, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जिनका उपयोग करने के बाद उनको वापस, यानी कि उसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे कुछ स्रोत जिनका हमने एक बार उसकी खपत या उपयोग कर लिया तो उसका वापस पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता हो। इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं, उन स्रोत को हम क्या कहते हैं? अनवीनीकरणीय स्रोत। ठीक है, अनवीनीकरण आपको पता है पेट्रोल, डीजल मुख्य रूप से आते हैं, उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब नवीनीकरणीय इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि खपत के पश्चात वापस हम इनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। पुनर्निर्माण यानी कि पुनः प्राप्त भी हो सकता है, पुनर्निर्माण या पुनः प्राप्त भी हो सकता है। मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि जो नवीनीकरणीय स्रोत के अंदर जो आते हैं वो सभी चीजें हैं जो हम वापस उपयोग में ले सकते हैं। नवीनीकरणीय स्रोत के अंदर हमें अपने अकॉर्डिंगली बात करी जाए तो जो भी चीज जिसका हम वापस पुनः उपयोग कर सकते हैं, वापस नहीं बना सकते, उनको तोड़ फोड़ के उनसे नई चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, नवीनीकरणीय आता है। अब अपने टॉपिक के अंदर जैव ऊर्जा के अंदर जैव ऊर्जा की परिभाषा को समझते हैं कि जैव ऊर्जा क्या होती है, किस प्रकार जैव ऊर्जा को हम पढ़ते हैं, या इसकी परिभाषा को हम क्या कहेंगे। तो जैव ऊर्जा की परिभाषा होती है, देखो, जब जैव भार, जिसे यानी कि जैव भार या जैविक स्रोतों से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा, यानी कि हम नॉर्मल सी बात की जाए तो जैव भार या जैविक जो स्रोत होते हैं, जैव भार या जैविक स्रोतों
से उत्पन्न की जाने वाली या उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, जैव भार या जैविक स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा। अब जैव भार या जैविक स्रोतों से किस प्रकार ऊर्जा के होते हैं, इसके क्या उपयोगी लक्षण होते हैं? अपने दैनिक जीवन में ये जैव भार की जो लक्षण क्या है, किस प्रकार ये जो ऊर्जा है वो अपने को उपयोगी होती है, लक्षण होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि इसका नवीनीकरण आसानी से हो सकता है स्थानीय स्तर पर। पहला यहाँ पे लिख देता हूं, नवीनीकरणीय स्थानीय स्तर पर हो सकता है, नवीनीकरणीय स्थानीय स्तर पर हो सकता है। देखो इस चैप्टर के अंदर हम बुक के रिलेटेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करेंगे, उसको उसी से बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वही देखेंगे। बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए या कुछ नोट्स दिए गए उनको साथ साथ ही कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको एक वीडियो देखने पर ही इस चैप्टर को वापस पढ़ने में कोई आवश्यकता नहीं रहे। दूसरी इसके लक्षण की बात करेंगे तो इससे जो CO2 एंड SO2 ये जो हानिकारक गैस है वो क्या होती है, कम मात्रा में उत्पादित होती है, जिससे क्या होता है, कम होगी उत्पादन, तो मतलब कि पर्यावरण को खतरा भी कम रहेगा। पर्यावरण को खतरा मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम रहता है। प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि ये कम मात्रा में रहेगी, तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम रहेगा। और अगर इनकी मुख्य रूप से हम बात करें कि ऐसे जो जैव ऊर्जा की बात करें, इसके जो मुख्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि एक तो सस्ती होती है, स्थानीय स्तर पर हो सकता है, ये क्या है, सस्ती प्रणाली होती है, सस्ती प्रणाली है। और अगर ये सस्ती प्रणाली है तो मुख्य रूप से हम सभी को पता है कि इसके उत्पादन में जो कच्ची सामग्री है उसका कम लगती है। अगर कच्ची सामग्री कम लगेगी तो एक छोटे दर पर, यानी कि कच्चे सामान कम, कच्ची सामग्री अगर कम लगेगी तो छोटे व्यापारिक स्तर पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। छोटे व्यापारिक स्तर पर इसका उपयोग हो सकता है, यानी कि इसको कोई भी आसानी से उपयोग में ले सकता है। और भी अनेक सी बातें होती है कि इसका पुनर्निर्माण संभव होता है, इसको आसानी से शून्य से शुरू किया जा सकता है, इसमें व्यापक खर्च कम आता है। तो ये मुख्य प्रकार के जैव ऊर्जा के लक्षण थे। अब कुछ जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं, आप सभी को पता है कि जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, पहला तो हमने बात की थी कि जो जैव भार है, जलाऊ काष्ठ है, बायोडीजल है, गोबर गैस है, पेट्रो पादप है, ये सभी क्या है, ये जैव ऊर्जा के स्रोत है। तो पहले जैव ऊर्जा में देखेंगे तो जैव भार की बात करें, जैव भार। हम आपको जैव भार किसे कहेंगे? जैव भार का मतलब होता है, देखो कि मुख्य रूप से जिसका प्रकाश संश्लेषण में भी क्या होता है, जैसे जैव भार क्या है कि मूल स्रोत क्या होता है, उसका प्रकाश होता है। जिसका मूल स्रोत क्या होता है, मूल स्रोत होता है जैव भार का प्रकाश। अगर जैव भार का मूल स्रोत प्रकाश है तो सूर्य की जब किरणें आती है तो सौर ऊर्जा का लगभग 0.2% ही है जो पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब जो पौधे द्वारा 0.2% प्रकाश को ग्रहण किया जाता है वो तो सभी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्रोतों से होती है वो क्या कहलाते हैं, जैव भार है, क्योंकि 0.2% ही क्या प्रकाश ही पौधों द्वारा उपयोग में ले जाते हैं। अगर ये 0.2% ही पौधों द्वारा उपयोग में ले जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होगी। और यही तो क्या कहलाता है, जैव भार की स्थिति कहलाता है, यानी कि प्रकाश के संश्लेषण में उपयोग होने वाले पौधों द्वारा जो मुख्य रूप से स्रोतों से जो ऊर्जा वगैरह बनाई जाती है, जो मुख्य रूप से कार्य किए जाते हैं, जो कुल ऊर्जा का संचित भार होता है जैव भार, वो क्या कहलाता है, जैव भार कहलाता है। नॉर्मल सी चीजें देखो बुक का भी देखते हैं, इसके ये एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। नॉर्मल बात करें तो जैव भार के अंतर्गत पौधे के वे सभी जीवित पदार्थ आते हैं जो अपशिष्ट सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब जीवित अपशिष्ट की बात कर ली जाए तो आप सभी को पता है लिग्नोसेलुलोज के कुछ पादप जैसे यूकेलिप्टस, लिग्नोसेलुलोज के पादप, लिग्नोसेलुलोज के कुछ पादपों की बात की जाए तो अपने साथ में एग्जांपल है यूकेलिप्टस, चीड़, प्लूसिना, यूकेलिप्टस, चीड़, प्लूसिना आदि, ये सभी क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ। और एग्जांपल की बात करें जलीय पादप में जलकुंभी, अपने को पता है जलीय पादप में क्या है, जलकुंभी, जलीय पादप में जलकुंभी है। अपशिष्ट पदार्थ में बात करें तो खाद है,
कूड़ा करकट है, कास्ट है, फसलों के अवशेष, ये सभी क्या आता है, जैव भार के अंदर आता है। दूसरे बात करेंगे तो जैव स्रोत में पहला जैव भार हो गया, दूसरा हो गया अपने, दूसरे की बात करेंगे दूसरी अपने कास्ट, क्या है कास्ट, ये वुड। अपने को पता है लकड़ी का भी क्या होता है, व्यापारिक दृष्टि से उपयोग होता है। किस प्रकार के, हम सभी को पता है कि जो कास्ट होती है लकड़ी, सबसे ज्यादा प्रकार के ईंधन का स्रोत यही होती है। दूसरा क्या है, दूसरा लेते हैं हम कास्ट, मुख्य रूप से कास्ट। अब कास्ट की अपने को पता है कि इसका व्यापारिक दृष्टि से उपयोग होता है, व्यापारिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ईंधन स्रोत है। सर्वश्रेष्ठ ईंधन स्रोत है। और भी मुख्य रूप से बात करें तो वुड के लिए अपने पास सदियों से लगभग 50% से अधिक जनसंख्या इसके ऊपर निर्भर रहती है। वुड के ऊपर 50% से भी अधिक जनसंख्या अगर लकड़ियों पर निर्भर है, तो आप सभी को पता है कि ये छोटे और घरेलू यानी कि लघु उद्योग के लिए भी काम आती है, लघु उद्योग में भी काम आती है। और 50% विश्व की जनसंख्या इसके ऊपर ही अपनी आजीविका चलाती है। आजीविका किस पे चलाती है, कास्ट के लकड़ी के ऊपर चलाती है। और अफ्रीका एशिया महाद्वीप में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है क्योंकि लकड़ी वाले यानी कि जंगल ज्यादा है। कास्ट का ईंधन के रूप में प्रयोग हमारे देश में वन विनाश और पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण भी है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण ईंधन के रूप में अगर प्रयोग किया जाएगा तो वनों का विनाश हो जाएगा। अगर वन का विनाश हो गया तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से कारण भी है। लेकिन कास्ट ईंधन की मैं विशेषताओं की आपको बात करूं तो ये सहज मात्रा में उपलब्ध होता है। इसकी विशेषता बात करें तो ये सहजता से उपलब्ध होता है, सहजता से उपलब्ध होता है। सहजता से आसानी से अपने को उपलब्ध होता है। एकत्र या प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, आसानी से काट के हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पुनर्भरण और नवीनीकरण होता रहता है। पुनर्भरण कैसे कि पादप वगैरह वापस नहीं आता रहता है, पुनर्भवन व नवीनीकरण होता रहता है। पुनर्भवन या नवीनीकरण इसका होता रहता है, यानी कि आसानी से पेड़ के ऊपर इसकी डाल उतार दे जाए तो वापस पुनर्भवन द्वारा नई डाल बन जाती है, नवीनीकरण होता रहता है। लेकिन इनको जड़ से समाप्त करने पर हानि हो जाती है। और भी इसके मुख्य रूप से मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो अपने बात है कि अनेक पादप जातियों का उपयोग कास्ट ईंधन के रूप में किया जाता है। घरेलू उद्योग से प्रयोग किया जा सकता है, उच्चतम ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो कास्ट की क्षमता यानी कि इसकी गुण क्षमता उच्च होती है, लकड़ियों की क्षमता उच्च होती है। ईंधन को जलने पर कैलोरी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, जलने पर ईंधन ज्यादा मात्रा में, कैलोरी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। फिर देखें कि कुछ उच्च ईंधन या कास्ट प्राप्त करने वाले अपने पौधों का एक टॉपिक दिया गया है, उसको भी देखते हैं। जैसे कि अपने को हिंदी और वनस्पतिक नाम पता होना चाहिए। नॉर्मल सी आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपको उच्च या वनस्पतिक नामों के बारे में बात करूं तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला नाम अपने दिया गया है देसी बबूल। बबूल देसी को बोलते हैं अकेसिया निलोटिका, ये हमने पहले भी पढ़ा है 11th क्लास में, 10th क्लास में। कुमटा को बोलते हैं अकेसिया आस्ट्रेनल, क्या बोलते हैं, अकेसिया सेनेगल। अंग्रेजी बबूल को बोलते हैं प्रोसोपिस जूसिफ्लोरा, प्रोसोपिस जूसिफ्लोरा बोलते हैं इसको। तीसरा चौथा है अपने खेर दिया हुआ है, देखो अकेसिया टेकेस्टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि ये चैप्टर में बुक के रिलेटेड बुक को साथ रख कर आपको समझा रहा हूँ ताकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई चीजें समझाने वाली होती है तो मैं समझा देता हूँ। बाकी अपने को इसके अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंस नोट करनी है वो अपने को पता होनी चाहिए। नॉर्मल से अगला देखें तो अपने सीरीज है एल्जीबिया लेवे, जामुन है, साइजीनियम क्यूमिनिका है, खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरिया, अर्डू है, एस्टेरिस्केरा, आम है, मेंजिफेरा इंडिका, सलाई साबुन है, मुख्य रूप से एबॉल से सिरटा, धोकड़ा है, एंजियोस्पिस पेंडुलम, और रोज है, अकेसिया लिकोपेंजरा, लिकोफ्लाइजेला जो मुख्य रूप से अकेसिया में था, रोज में। फिर तीसरा आपने किसमें बात की, तीसरा आपने बात की थी गोबर गैस में। 70% आबादी गोबर गैस में किरण विधि द्वारा होती है। मुख्य रूप से तीसरे की मैं बात करूं तो गोबर, या जिसे हम बोलते हैं गोबर गैस, क्योंकि गोबर गैस में विश्व की 30% आबादी इसमें होती है। किसके द्वारा होती है, ये किण्वन विधि द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, किण्वन विधि द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इससे गैसेस निकलती है, ठीक है, गैसेस मुख्य रूप से निकलती है। आप सभी को पता है कि जब 70% आबादी, मुख्य रूप से 70% आबादी होती है जो गोबर गैस से में आबादी गाँव में निवास करती है, जो इससे मुख्य रूप से गोबर गैस का क्या करती है, उत्पादन करती है विश्व की। क्योंकि मुख्य रूप से बात की जाए तो गाँव के अंदर ही गोबर गैस का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि गोबर से उत्तम खाद प्राप्त होती है। अब इसमें विधि होती है, देखो कि गड्ढा ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए ताकि गहराई 1 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए आसानी से,
जीवाणु द्वारा कार्बनिक किरण से बायोगैस निकलती है। भारत में बायोगैस के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है और गांव में गोबर गैस संयंत्र भी लगाया जाता है। आपको पता है एक सरकारी वाहन की तरफ लगा रखा जाता है, उसके अंदर गोबर डालते रहते हैं, अपना आप संयंत्र में गोबर गैस का निर्माण होता रहता है। इसका चरण किरण होता है वो मुख्य रूप से 3 चरणों के अंदर होता है। 3 चरण कौन कौन से कि प्रथम चरण में तो अवायवीय विकल्पी जीवाणु जटिल पदार्थों जैसे सेलुलोज हेमीसेलुलोज आदि के बारे में बात करते हैं, जो क्या होते हैं मुख्य रूप से अवायवीय विकल्पी होते हैं। ठीक है, क्योंकि अवायवीय विकल्पी मतलब कि वायु की उपस्थिति नहीं, जैसे सेलुलोज है हेमीसेलुलोज है। दूसरे की मैं बात करूं तो द्वितीय चरण में जीवाणु आंशिक वायवीय या आंशिक मुख्य रूप से आपातकालीन विघटन द्वारा पदार्थों को पहले कार्बनिक अम्ल में अंत में एसिटिक अम्ल में अंदर तोड़ते हैं। और तृतीय चरण में होता है मिथेन बैक्टीरियम, इसके द्वारा एसिटिक अम्ल को मिथेन में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है और संयंत्र में शेष बचे कुछ स्लरी सुखाकर खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार बायोगैस 31% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, याद रखना। इसके अंदर 31% CO2 की बात की जाए तो यह प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें फिर बायोडीजल की, तो आप सभी को पता है बायोडीजल के बारे में। चौथा है अपना बायोडीजल। क्या है? मुख्य रूप से बायोडीजल है। बायोडीजल के बारे में मैं बात करूं तो बायोडीजल क्या होता है? देखिए एक प्रकार का तो होता है मुख्य रूप से एक बायोडीजल की बात करते हैं। बायोडीजल, हम बायोडीजल का क्या होता है? देखो जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल, जो तरल पदार्थ को बायोडीजल कहते हैं। जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है। कैसे? ये जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है। एक तो जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल को बायोडीजल कहा जाता है। अब जैविक पदार्थों से प्राप्त जो तरल पदार्थ होते हैं उन्हें हम बायोडीजल कहते हैं। मुख्य रूप से आपको पता है कि बायोडीजल वनस्पति तेल तथा वसा और लेटेक्स से बना प्रदूषित रहित पुनर्शोधित ईंधन है। ठीक है, कैसे कि मुख्य रूप से अपने को पता है कि लेटेक्स से बना प्रदूषण रहित होता है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। वसा अम्ल मेथिल एस्टर होता है, इसका नाम होता है वसा अम्ल मेथिल एस्टर। क्या होता है? वसा अम्ल मेथिल एस्टर, इसका जैविक नाम होता है। वसा अम्ल मेथिल एस्टर इसका मुख्य रूप से नाम होता है। और 1895 में रुडोल्फ डीजल ने इसके खोजकर्ता ने खोज की थी इस बायोडीजल में। 1895 के अंदर वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ डीजल। क्या नाम था? रुडोल्फ डीजल। एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ डीजल, उन्होंने इसके खोज की थी। और फिर देखो जैविक स्रोत बायो रिसोर्सेज की बात की जाए तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वनस्पतीय वसीय तेल और दूसरा होता है पेट्रोपादप। अब वनस्पतीय वसीय तेल और पेट्रोपादप इसकी बात करेंगे, हम जैविक स्रोत की बात करेंगे। देखिए जैविक स्रोत में जैविक स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के कैसे? वनस्पतिक वसीय पादप और एक होता है अपने पेट्रोपादप। 2 प्रकार के जैविक स्रोत होते हैं, वनस्पतिक वसीय तेल, ठीक है, वनस्पतिक वसीय पादप नहीं, वनस्पतिक वसीय तेल और पेट्रोपादप। इन दोनों को मैं थ्योरेटिकल आपको समझा देता हूं। देखो नॉर्मल से क्या होता है कि जो वनस्पतिक वसीय तेल होते हैं वो सोयाबीन, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली इन सब से अपने को क्या होता है बीजों से प्रचुर मात्रा में लिपिड और वसीय तेल प्राप्त होता है। इनमें लिपिड्स की मात्रा ज्यादा होती है, लिपिड्स की मात्रा ज्यादा संचित होती है, तो लिपिड्स में पाए जाने वाले वसीय अम्लों के एस्टीकरण से अपने को क्या प्राप्त होता है? बायोडीजल प्राप्त होता है। अगर हम अपने को बायोडीजल प्राप्त होता है तो मुख्य रूप से बायोडीजल को शुद्ध अवस्था में डीजल के रूप में बिना कोई रूपांतरण किए उपयोग में हम ले लेते हैं। और इनसे इनकी दृष्टि से पादप में देख लो, एक तो होता है महुआ, अरंडी, सफेद अरंडी, ये सब क्या काम आता है? ये अपने वसीय तेल में आता है। महुआ, अरंडी, सफेद अरंडी, ये तीनों प्रकार के क्या होते हैं? ये वनस्पतिक वसीय तेल के अंदर आता है। दूसरा अपना पेट्रोपादप की अगर मैं बात करूं तो पेट्रो प्लांट्स क्या होते हैं? मुख्य रूप से एपोसाइनेसी, एक्स लिपिडेसी, यूफोर्बिया, सिपोटिकी, ऑर्किडेसी, कंपोस्टी, ये सब अनेक प्रकार के ऐसे पादप होते हैं जो पेट्रोपादप होते हैं। पेट्रोपादप की अगर मैं बात करूं 2-3 एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सेपोटेसी, यूफोर्बिया और 1-2 एग्जांपल अपने मुख्य रूप से कंपोजिटी। ये क्या कहलाते हैं? पेट्रोपादप कहलाते हैं। ठीक है, ये पेट्रोपादप होते हैं। इन पादपों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन शीर को प्रभावित करके लेटेक्स को प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका उपयोग करते हैं वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर, और इसे बोलते हैं पेट्रोपादप वाले। भारत के अंदर इसका इंस्टीट्यूट है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के अंदर। ठीक है, गैसोलीन वगैरह, पेट्रोफसल वगैरह का उत्पादन करवाया जाता है। जैसे कुछ लेटेस्ट
लेटेक्स उत्पादक पेट्रोपादप होता है, यूफोर्बिया की कई जातियां होती है, यूफोर्बिया एस्टिलिस, यूफोर्बिया एंटीसिलिफिटिका, यूफोर्बिया कैंटिसिफोलिया और यूफोर्बिया ट्यूरुकुलई, ये तीनों प्रकार की मुख्य रूप से जातियां होती है। एक होती है पारा रबड़, चंपा, आक, फाइकस की जो जातियां होती है, चीकू की जाति होती है, उनसे भी लेटेक्स निकलता है। ठीक है, अब भारत और राजस्थान में बायोडीजल उत्पादन के लिए क्या क्या चीजें की जाती है, तो मुख्य रूप से अपने को पता है कि भारत का अपने कुल उपयोग का मात्र 30% उत्पादित करता है, 70% पेट्रोलियम विदेशों से आयात करता है, विदेशों से लेकर आता है। और शोध के अनुसार जो रतन जोत होते हैं, जिसे बोलते हैं जेफोट्रा कर्कस, इससे निकलने वाला तेल बायोडीजल के रूप में प्रयोग में किया जाता है। इसकी कुछ जानकारी है, रतन जोत करन वगैरह वृक्ष में उगाने की योजना बनाई जा रही है, राजस्थान और भारत सरकार मिलकर योजना बना रही है। अब अगला टॉपिक है, भारत एवं राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन किस प्रकार से होता है। देखिए, बायोडीजल का महत्व अपने को पता होना चाहिए। बायोडीजल स्नेह के रूप में काम करता है। बायोडीजल मुख्य रूप से अपने स्वचालित वाहन उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और कम उपजाऊ और असंचित सड़कों के किनारे बेकार पड़ी जमीन का सदुपयोग करने में भी काम आता है। स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज का इथेनॉल में निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस समय क्या होता है कि ये बायोडीजल के रूप में भी काम आता है, क्योंकि स्टार्च फसल जैसे धानी है, मिलेट, कंद है, सरगड़ा की फसलें अपने को पता है, गन्ना है, चुकंदर है, इनमें जैव भार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इथेनॉल में यह प्रयुक्त करके शराब वगैरह भी बनाई जाती है इनका। और कुछ शैवालिया हाइड्रोजन फैक्ट्री भी होती है। शैवाल जल में उगने वाली प्रकाश संश्लेषी वनस्पति होती है, याद रखना। ये सामान्य स्थिति में उच्च पादपों में के समान प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती है। सन 2000 में एनासियोटियोसिस द्वारा यह प्रयोग स्पष्ट किया गया था। ठीक है, मुख्य रूप से ये अपना चैप्टर था जो नॉर्मली केवल जैव ऊर्जा का रिलेटेड था। इसका क्वेश्चन मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, इसके क्वेश्चन की बात की जाए तो जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण क्या है। देखिए, जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है ऑप्शन ए एल्कोहल, बी गोबर गैस, सी पेट्रोल, डी हाइड्रोजन। तो जीवाश्म ऊर्जा का अपने उदाहरण होता है मुख्य रूप से क्या होता है भाई, वो होता है पेट्रोल। क्या होता है, पेट्रोल होता है। दूसरी बात करें गोबर गैस में मुख्यतः मिलने वाली गैस, हमने अभी बात की है, गोबर गैस के अंदर CH4 और CO2 मिलती है। जैविक कारकों से ऊर्जा प्राप्त किया कहलाती है, जैविक कारकों से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है जैव ऊर्जा। किस गैस की उपस्थिति की वजह से बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस गैस की वजह से या जिस गैस की उपस्थिति की वजह से बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कम हो जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, CH2, CO2, SO2। तो मुख्य रूप से चौथे का अपना आंसर हो जाएगा, वो होगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से क्या हो जाती है कि बायोगैस यानी कि जो मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से कम हो जाती है। फिर देखो, पेट्रोल में मिलाकर स्वचालित वाहनों का प्रयोग किया जाता है। वो रासायनिक पदार्थ क्या होता है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेन, ब्यूटेनॉल। मुख्य रूप से अपने को पता है सभी को इथेनॉल मिला जाता है, पेट्रोल के अंदर मिलाकर बेचा भी जाता है। फिर मुख्य रूप से देखो, अपने क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीजल ये भी आपने किया है। बायोडीजल के बारे में ईंधन की कास्ट है, बायोगैस की क्षमता, अल्कोहल ईंधन के रूप में, पेट्रोपादप के उदाहरण, जैव भार, ये सारा हमने टॉपिक अभी कवर किया है। गोबर गैस का स्टार्च, सेलुलोज निर्माण, अल्कोहल प्राप्त करना, बायोडीजल का प्राकृतिक रूप से। लेकिन देखिए, ये छोटा सा टॉपिक था, जैव ऊर्जा वाला चैप्टर नंबर 20 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल से अपने को पढ़ना है केवल और केवल जैव ऊर्जा के बारे में, जैव भार, बायोडीजल के बारे में, पेट्रोपादप, और एक इंपोर्टेंस अपने को पढ़ लेना है वो स्टार्च और लिग्नोसेलुलोज से इथेनॉल का निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मुख्य रूप से बायो एनर्जी किस किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, बायो एनर्जी के स्रोत क्या है, बायो एनर्जी क्यों होती है, क्या अपने उपयोग में लाती है, और बायो एनर्जी हमारे देश बायो एनर्जी के लेवल में किस प्रकार कार्य कर रहा है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, जैव भार क्या होता है, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी कि गोबर गैस के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस आती है। इस प्रकार के बहुत प्रकार के क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से कंप्लीट पुट होते हैं, और इस चैप्टर को हमने बहुत आसानी से आज समझा है। आगे नेक्स्ट और पार्ट के अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।